जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त और टीचर अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं और हर बार एक बात करते हैं आपसे कि इस समय हमारा जो चल रहा है प्यारे बच्चों वो अप्रैल अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 का समसामयिक की घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है। करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है इसकी समसामयिक घटनाक्रम की, समसामयिक घटनाक्रम की, ठीक है, घटनाक्रम की क्लास हो रही है। इसके अंतर्गत हमने यूपी स्पेशल यानी कि करंट का ही हमने यूपी समाप्त कर लिया। इस समय हम चल रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पे, ठीक, राष्ट्रीय घटनाक्रम को लिया हमने घटनाक्रम पे, जिसके अंतर्गत ये दूसरी क्लास है। इसके बाद एक छोटी क्लास और होगी और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चलेंगे। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है प्यारे बच्चों कि धीरे धीरे सेगमेंट वाइज धीरे धीरे करके हम समाप्त करते चलेंगे। अभी तक हमारा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक चलेगा। उसके बाद हम 1 जनवरी से लेकर के अब तक का एक साथ में ले लेंगे और डिस्कशन करते चलेंगे। अगर आप ये देखेंगे तो आपको लग जरूर रहा होगा कि ये क्लासेस बड़ी हो रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग क्लासेस हैं और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी बताते चले कि समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों की संख्या लगभग 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन होती है, जो बहुत ही निर्णायक होता है, बहुत ही निर्णायक होता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जहां से आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर लें तो यहाँ से 20 क्वेश्चन तक आराम से आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन एक सेगमेंट से कर लेते हैं तो सोचिए आपका एज कितना आपने ले लिया है, ठीक है। तो आइए आज सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि हमारे देश में नहीं, भारत देश के अंदर जो चीते हैं, ठीक, चीते लुप्त हैं, ठीक। 1952 में यानी 1952 में ही इनको लुप्त घोषित कर दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा लुप्त घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में हाल ही में आपने देखा होगा और सुना भी होगा, न्यूज के माध्यम से काफी हाईलाइटेड ये न्यूज है कि 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है, ठीक, नामीबिया की राजधानी जो है विंडहोक है, ठीक, विंडहोक है। और यहां से 8 चीते लाए गए भारत, कहां से, नामीबिया से, ठीक है। ये 8 चीते लाए गए तो कहीं तो रखे गए होंगे। तो ये कूनो नाम है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कूनो सैक्चुरी है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ठीक। वहां पर यानी कि कूनो सैक्चुरी है, यहां पर रखे गए, यानी कि 8 चीतों को कूनो में ला करके रखा गया, ठीक। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कूनो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां पर ला करके रखा गया। अब जिस विमान से लेकर आया गया, मतलब इस विमान से लेकर के आएगा, जिस विमान से लेकर के आया गया उसका नाम क्या है, बोइंग 747, 747, ठीक, बोइंग 747 नाम है इसका, बोइंग। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि आजकल इतना हाईलाइटेड हुआ था ये मामला कि आपको जानना जरूरी है। किस विमान से लाएगा, बोइंग, उसको भी ये माना जाता है बहुत सजा के लाया गया था एक तरीके से। उनको ये लगा नहीं कि वो, देखिए क्या है, जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको एटमॉस्फेयर चाहिए एक ही जैसा। अगर आपका पालतू भी अगर आपने डॉग रखा है या कोई गाय या कोई भैंस रखी है तो आप देखेंगे अगर कहीं दूर चले जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं। इसीलिए ऐसा एटमॉस्फेयर बना करके लाया गया ताकि उनको लगे नहीं कि हम इतनी दूर की यात्रा कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज है ये, नामीबिया अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां से यहां लेके आया गया, ठीक है। तो चीतों को लुप्त कब घोषित किया गया, 1952, लगभग 70 वर्षों के बाद, 17 ईयर्स के बाद ये जो है आपको चीते आए हैं। 8 आ गए हैं और भी अभी शायद 2 या 3 आ गए हैं, आने वाले हैं, आगे देखेंगे हम उसको, ठीक। तो किसमें किया गया, 8 चीतों को। यहां से क्वेश्चन जो आपका बनेगा प्यारे बच्चों ये बन सकता है कि लुप्त कब घोषित किया गया, 8 चीते कहां से लाया गया और कहां रखा गया, ठीक। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है। कूनो ये है कहां, मध्य प्रदेश में। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। और यहां से और कोई
आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। अब देखिए क्या है इस पे, एक है बायो एनर्जी प्लांट। बायो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो एनर्जी प्लांट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी एग्जाम में ना भी है तो आपको जानने के लिए जरूरी है, अभी हम बताएंगे आपको समझ में आएगा। बायो एनर्जी प्लांट, ठीक है, तो ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट है। कहां का है, एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट है। अब इसकी खासियत क्या है, ये लगाया जहां गया है पंजाब राज्य के संगरूरू में। ठीक, संगरूरू में लगाया गया है, पंजाब प्रांत के संगरूरू में। आपको अभी ध्यान होगा कि पंजाब और हरियाणा के में जब फसल होती है तो वहां पराली की बहुत बड़ी समस्या होती है। पराली, वहां जब पराली जलाई जाती है तो पूरा दिल्ली और आसपास के इलाके, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के इलाके भी प्रभावित रहते हैं। आपको पता है कि उस समय पराली की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो बायो एनर्जी प्लांट बनाया गया है, लगाया गया है पंजाब के संगरूरू में, इसी पराली से चलेगा ये। ठीक, इसी पराली से चलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि किसानों को एक तो पराली का मूल्य भी मिलेगा, प्राइस भी मिलेगा, और पराली जो जलाने की समस्या है उससे निजात मिलेगी, और भारत देश को, खासतौर से नॉर्थ इंडिया को पॉल्यूशन से छुटकारा मिलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है बायो एनर्जी प्लांट। अब आइए देखिए दूसरा फायदा क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पराली है लगभग 1 लाख टन, 1 लाख टन पराली जब जलाई जाएगी, इतनी बड़ी मात्रा में पराली जब जलाई जाएगी तो लगभग इससे निकलेगा 600 से 650 टन, 600 से 650 टन लगभग आपको जैविक खाद बनेगी इसकी। ठीक, जैविक खाद बनेगी। ये भी आपका जो है एक तरीके से यूजफुल है, जैविक खाद होगी, ये भी आपका यूजफुल है। तो मतलब फायदा ही फायदा है। और खासतौर से आपका, तो आप ये ध्यान दीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया कहां गया है, तो पंजाब भी दे सकता है ऑप्शन में, संगरूरू भी दे सकता है ऑप्शन में। क्या पूछ लेगा कि, ये नहीं पूछेगा, ये मैं आपकी जानकारी के बता रहा हूं कि कितने टन लगेगा। सोचिए इतना जलेगा पराली तो इतना जैविक खाद ही तो बन रही है, ये भी नुकसान नहीं करेगी। फिर से दोबारा खासतौर से जो जैविक जो कहते हैं आपको, जैविक रूप से खाद से, वो भी बहुत ज्यादा शुद्धतापूर्ण रहता है। और आप बहुत मार्केट में देख रहे हैं कि चीजें आ रही हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं ऑर्गेनिक है, तो इसी के द्वारा उपजाई जाती हैं ऑर्गेनिक चीजें। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है इस चीज को, वैसे भी जानना जरूरी है आपको। अगर एग्जाम में ना भी पूछे तो भी आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक है दोस्तों, यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। क्या है, यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। क्या है, ऑफ लर्निंग सिटीज, लर्निंग सिटीज है। ठीक, क्या है, नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है। क्या है ये लर्निंग सिटीज, क्या है, इसके अंतर्गत पहली बार भारत में 3 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के 3 जिले इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से हैं जिले, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन से जिले शामिल है इसमें। तो इसमें त्रिशूर और नीलांबूर। ठीक, त्रिशूर और दूसरा है नीलांबूर। ये दोनों ही कहां, केरल में पड़ते हैं। ये दोनों जिले केरल में पड़ते हैं। और जो तीसरा जिला है वारंगल, ये कहां पड़ता, ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक, तेलंगाना, इसको शामिल किया गया है, इन तीनों जिलों को शामिल किया गया है। अब ये कह रहा है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, मतलब क्या होगा आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ फैक्ट बताए जा रहे हैं, आपको ये बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर है क्या चीज ये। तो ये मेनली जो
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, इसमें बहुत सारे ऐसे शहरों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनका रिहायशी तरीका अच्छा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं शहर में कर रखी हैं, शहर स्वच्छ कैसे हों, किस तरीके का परिवहन प्रणाली हो, तो एक दूसरे से मिल करके सीखने का मौका मिलेगा कि शहरों की स्थापना नहीं, शहर में किस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाए, शहर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ऐसे शहर में चले जाते हैं जहां पर बहुत अच्छी सफाई है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि फॉरेन की कंट्रीज में जो है, जो पेरिस है और फलाना है, ये लंदन बहुत साफ सुथरा है, सिस्टम से बना हुआ है, तो ये क्या होगा कि इससे सहायता लेकर के भारत के लिए जो शहर है ये भी सीख लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी तरीके की प्रणाली, उसी तरीके की व्यवस्था वहां पर भी हो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जरूरी होती है चीजें। यही बात है, यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में हमारे 3 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है। तीनों शहर का नाम बता दिया हमने, त्रिशूर और नीलांबूर और वारंगल। ठीक, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब गया का नाम आपने खूब सुना होगा, गया जिसको कहा जाता है, बिहार के अंदर गया है जिसको मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है, मोक्ष की भूमि। आज भी अगर बहुत सारी प्रथाओं में देखा जाए तो आज भी अगर जिनके माता पिता जी गुजर गए होते हैं वो ले जाकर के गया जी में स्थापित करते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में भी स्थापित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात क्यों हो रही है? यहाँ पर बात इसलिए हो रही है प्यारे बच्चों कि ये देश का सबसे बड़ा यहाँ रबर डैम बनाया गया। बिहार के गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया, रबर डैम बनाया गया। जो ये गया है जहां पर ये होता है मोक्ष की भूमि, जहां पर स्थापित किया जाता है, वहां पर है फाल्गु नदी। ठीक, यानी फाल्गु नदी में पानी बिल्कुल नहीं था, फाल्गु नदी में पानी नहीं बिल्कुल नहीं था। वहां जाते थे लोग तो वहां गड्ढा खोदना पड़ता था, गड्ढा खोद के 2 फीट के बाद से जब पानी निकलता था तो फिर अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम या जो भी स्थापित करने का कार्यक्रम है वो किया जाता था। लेकिन ये रबर डैम बनने के बाद से, ठीक, रबर डैम बनने के बाद से फाल्गु नदी में हमेशा पानी रहेगा, हमेशा पानी बना रहेगा, पानी बना रहेगा, वाटर हमेशा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो और इसका नाम, ये जो रबर डैम है उसका नाम भी क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है गयाजी रबर डैम। ठीक, क्या रखा गया? गयाजी रबर डैम। ठीक, रबर डैम या गयाजी डैम कह सकते हैं आप, जो भी नाम लेना चाहें, गयाजी रबर डैम। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। गया किस नदी के है, एक तरीके से कहां पर है, तो फाल्गु नदी, जहां बनाया गया फाल्गु नदी है यहाँ पर। ठीक, और इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अमूमन अब हम चढ़ रहे हैं कि समाप्त होने की कगार पर, चीजें धीरे धीरे राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा, कल की क्लास के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद से सम्मेलन और बहुत सारी चीजें लेंगे और जल्दी कोर्स आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया अप्रैल से दिसंबर तक का, उसके बाद हम सेगमेंट नया लेंगे, दूसरा लेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया गया है। कहां पर? लोथल में। लोथल में क्या किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। ठीक, आपको पता है कि जो लोथल है वो गुजरात में पड़ता है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। ठीक, प्राचीन स्थल है, यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया गया है ताकि जितने भी समुद्री विरासत जो है, हमारी समुद्री विरासत है आज तक प्राचीन काल से, वहां पर उसको दर्शाया जाएगा। ये भारत की सागरमाला जो परियोजना है उसका पार्ट है, सागरमाला की परियोजना का पार्ट है। ठीक है, सागरमाला परियोजना का पार्ट है। अब सागरमाला परियोजना है क्या चीज? इसके अंतर्गत, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जो पत्तन है, ठीक है, जो पत्तन है जहां हवाई जहां पर आपके जो है शिप यानी कि पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, उनको आधुनिकीकरण करने की एक सागरमाला परियोजना है कि उनको आधुनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो लोथल राष्ट्रीय समुद्री परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल में। लोथल गुजरात में पड़ता है, इतना जानने की जरूरत है, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक,
बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला परियोजना है। इतनी जानकारी आपको यहां से मिलती है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, समझने समझाने के लिए कुछ नहीं है, फैक्ट है जिसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या हमारा अब एक है INS विक्रांत। विक्रांत, INS विक्रांत क्या है? एक शिप है, विमान वाहक पोत जिसको हिंदी में कहते हैं, विमान वाहक पोत। तो एक शिप है इंडियन नेवी का, मतलब नौसेना का शिप है ये, ठीक। ये ऐसा पहला भारतीय विमान वाहक पोत है, ठीक। पहला भारतीय विमान वाहक पोत है, ठीक है, विमान वाहक पोत है। मतलब ये कि ऐसा शिप है जिस पर वायुसेना के विमान रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका यूज किया जा सकता है। जब युद्ध का काल आए तो वहां पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके उनका यूज किया जा सकता है। तो ये पहला भारतीय विमान वाहक पोत है। क्या नाम है इसका? INS विक्रांत। इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहाँ किया गया? नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला भारतीय विमान वाहक पोत है। अब इसका एक उपनाम दिया गया है, कहना है समुद्र में तैरता हुआ शहर की संख्या दी गई है। INS विक्रांत को समुद्र में तैरता हुआ शहर कहा गया है। तैरता हुआ शहर कहा गया है इसको, ठीक है। ध्यान देने की जरूरत है, जानकारी के लिए ऐसे ही आपको जानना चाहिए कि क्या कहा गया इसको? समुद्र में तैरता हुआ शहर कहा गया। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहीं पर है, हालांकि इससे अलग क्वेश्चन है, बट यह है कि यहीं पर है कि अभी हाल ही में क्या है, 2022 में नौसेना का नया ध्वज, नौसेना जो है हमारी नेवी का, उसका नया ध्वज यानी कि नया फ्लैग लॉन्च किया गया। नौसेना का नया ध्वज फ्लैग लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत है, इससे पहले क्या था कि इस फ्लैग पर, इस ध्वज पर एक आपका क्रॉस बना हुआ था। नया ध्वज जो लाया गया है इसमें क्या है कि आपका एक क्रॉस बना हुआ था, रेड कलर का, ठीक है। सेंट जॉर्ज क्रॉस, उसको क्या कह रहे थे? सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था, ठीक है। रेड कलर में सेंट जॉर्ज क्रॉस। इसको हटा करके क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज की सील कर दी गई। क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की सील को इस पर स्थापित किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अमूमन नौसेना का जो जनक माना जाता है, भारतीय नौसेना का अगर जनक माना जाता है तो शिवाजी को माना जाता है। किसका? भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है शिवाजी को। इसलिए अब इनकी सील को उस पर स्थापित कर दिया गया है, ठीक। अब जो एक तरीके से थीम है नौसेना की हमारी, अगर हमारे नौसेना की थीम की बात करेंगे तो हमारी नौसेना की थीम है नो वरुण, ठीक। ये है, लिखा रहता है, थीम वाक्य है नौसेना का। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वरुण जो है जल के देवता है। वरुण क्या है? वरुण जल के देवता। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेता है, वरुण निम्नलिखित में किसके देवता है, ठीक। ऐसा पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि वरुण निम्नलिखित में से किसके देवता है, तो जल के देवता है, सीधे सीधे। और भारतीय नौसेना के ऊपर भी लिखा हुआ, इतना से यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। INS विक्रांत के बारे में, बाकी उसके फ्लैग के बारे में पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के ऊपर निम्नलिखित में से किसकी सील का यूज किया गया है, या भारतीय नौसेना के जनक किनको माना जाता है। इस 2-3 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। एक आप देखेंगे कि देश की पहली नाइट स्काई सेक्चुरी, भारत देश की पहली नाइट स्काई, इसको डार्क भी लिखा हुआ है, डार्क सेक्चुरी, ठीक। कहां बनाई जाने वाली है, कहां बनाई जाएगी? तो ये लद्दाख में
लद्दाख में हेनले जगह है, ठीक, हेनले जगह यहां बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है? नाइट स्काई डार्क सेंचुरी बनाई जा रही है लद्दाख में, हेनले जगह है वहां बनाई जा रही है। ये एक असल बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, एक तरीके से रेगिस्तान है, यहाँ आवागमन बहुत कम है, जीवों का, लोगों का आवागमन बहुत है, वाहन बहुत कम है, और ये ठंडा रेगिस्तान है। ये हेनले जो है लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान, यहाँ पर नाइट स्काई डार्क सेंचुरी बनाई जाने वाली है, अगले 3-4-5 महीनों बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये है क्या नाइट स्काई एक्चुअली? यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, कोशिश ये की जाएगी कि ना के बराबर परिवहन हो और रात के समय ज्यादातर लाइटें बंद हो, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो, एक तरीके से अंधेरा हो, ताकि बिल्कुल अंधेरा, कोशिश की जाएगी कि ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर उजाला हो, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, और जहां पर सारे तारे चंद्रमा जो भी कुछ आसमान में हो सब कुछ दिखाई दे, ताकि रिसर्च किया जा सके। ठीक, ऐसी स्थिति आप खुद सोचिए कि आजकल इतना ज्यादा पोल्यूशन है, रोशनी का भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। कभी कभी आपके घर में अगर लाइट चली जाए, पूरे घर की लाइट चली जाए या पूरे आसपास की लाइट चली जाए, देखिए किस तरीके बिल्कुल एक खूब शांति नजर आती है। उसी तरीके का एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब इसी के अंतर्गत आपका चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य, यही इसी का हिस्सा है कि इसी का, यानी चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, अभयारण्य। ये क्या है? इसी का हिस्सा है एक तरीके से, जो नाइट स्काई बनाई जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो कहां पर है? लद्दाख के हेनले में। ठीक, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। ठीक है, इसका हिस्सा जरूर है, लेकिन यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है कि चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ है, तो कहाँ पे है? लद्दाख के हेनले में। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और नाइट स्काई डार्क सेंचुरी कहां पर बनाई जा रही है? लद्दाख में, हेनले। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मैंने बताई कि आखिर ये चीज है क्या इसके बारे में, ताकि आपको याद रहे क्या है। यहां पर कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल अंधेरा हो, बहुत कम मानव हस्तक्षेप हो, और कम से कम हो, और लाइटों का जो रोशनी का यूज हो बहुत कम हो। ठीक, इस तरीके का नाइट स्काई डार्क सेंचुरी बनाई जाएगी यहाँ पर। जो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं दोस्तों की वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, अगर वो न बताई जाए तो आपको फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, फैक्ट ही फैक्ट रह जाएगा, तो दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी देखिए क्या है, वो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ठीक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक, 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ये डेट। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया। अमूमन जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो आती है जिसमें, वो एक तरीके से होती है कि जैसे सिगरेट के ऊपर जो प्लास्टिक का रैपर होता है वो हो गई। आप देखते हैं कि आइसक्रीम के अंदर जो स्टिक होती है प्लास्टिक की वो बंद हो गई। इस तरीके के जैसे ग्लासेस हैं, चाय पीते हैं वो ग्लासेस, पानी के लिए शादियों में यूज किया जाता है वो ग्लासेस, पत्तल हो गए, खाने की चीजें, इस तरीके की चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में आती हैं, जिनको 1 जुलाई 2022 से बंद कर दिया गया। ठीक, इतना एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्या किया है? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्या किया है कि 11 आर्द्रभूमियों की सूची जारी की है। नए जो है 11 नए आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए हैं। ठीक, कितने? 11। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 11 नए आर्द्रभूमि, वेटलैंड इंग्लिश में कहते हैं, आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया है, अभी इसने घोषित किया है। ठीक, नए आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। अब इसमें मैं पहले स्टेट का नाम बता देता हूं, कहां कहां पर कितने दिए गए, उसके बाद में आप बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर। तो 4 जो है तमिलनाडु में, 4 तमिलनाडु के हैं। ठीक, 4 तमिलनाडु, उसके बाद 4 तमिलनाडु में है, 3 उड़ीसा, 3 जो है ओडिशा के अंदर है, 7 हो गए, 2 जम्मू एंड कश्मीर में है, एवं कश्मीर में है, 2 जम्मू एंड कश्मीर में हो गए, 4 3 7 8 9 हो गए, और 2 यानी 1 मध्य प्रदेश में है,
और एक महाराष्ट्र में, ठीक, कुल 11 हो गए। मैं इनकी सारी एक आपको छोटी सी वीडियो बना करके 11 अलग अलग नाम और किस किस जगहों पर है सारा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। अभी तक इतना जानिए, बाकी मैं ये 11 को बता दूंगा और 20 में फैक्ट बता दूंगा। दूसरी चीज ये है कि इसी रूप में विश्व आर्द्रभूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक। हर साल के 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और जो ये आर्द्रभूमि के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए थे, मतलब जब पाठ हुआ था, तो आप एक क्या हुआ था प्यारे बच्चों कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मैंने आपको बताया, तो रामसर एक जगह है, यहीं पर सम्मेलन हुआ था रामसर में। रामसर सम्मेलन के नाम से फेमस है, ईरान में रामसर जगह है, यहां पे सम्मेलन हुआ था। यहीं पर 1 फरवरी रामसर सम्मेलन जो है, रामसर ईरान में, यहीं पर सम्मेलन हुआ था। और 1 फरवरी 1982 को ही भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। वेटलैंड जो ये रामसर सम्मेलन है, इसमें ही ये इसका पार्ट बन गया था, ठीक। तो 1982 में देखिए 1 फरवरी को पार्ट बना था, तो 2 फरवरी को एक तरीके से वर्ल्ड विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। इतना जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक छोटी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, प्रकाश है, ठीक। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PARAKH, ये लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है इसलिए लिखा जाएगा। प्रकाश नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक। ये सीधे सीधे पूछेगा, क्या है इसका मतलब। प्रकाश एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो बच्चे रट करके पास होते हैं उनको हटा करके समझ बनाने के लिए, सिर्फ इतना बोलिए, समझ बनाने के लिए, समझने के लिए है, ना कि रट कर जानकारी प्राप्त है, ना कि रट कर जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक, जानकारी के लिए, रट कर जानकारी के लिए नहीं है, आपको क्या है, समझ बनाने के लिए। प्रकाश केंद्र सरकार द्वारा एक सुनिश्चित की गई है प्रकाश, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें जो मदद करेगी वो NCERT करेगी, NCERT मदद करेगी, ठीक है। इतनी बात जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेगा निम्नलिखित में से प्रकाश क्या है। तो आप सोचिए एजुकेशन से रिलेटेड है और समझ बनाने के लिए, समझ कर चीजों को समझने के लिए, ना कि रट कर जानकारी, यानी कि जो जानकारी वो रट कर नहीं, समझ बनाने के लिए, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं, जो रटने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 आई। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का है, 2021 का है, ध्यान रखिएगा 2021 का इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 का। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने, नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने मिलकर जारी किया, ठीक, संस्थान ने मिलकर जारी किया, जिसके अंतर्गत क्या है, अभी बात करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि सबसे 1 नंबर पे कौन है। 1 नंबर पे कर्नाटक है, कर्नाटक है, 1 नंबर पे कौन है, कर्नाटक है। 7 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश कितने हैं, 7वें नंबर पे है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंतर्गत, ठीक। अब इसमें 2-3 जगहों से लाएगा, मतलब ये कि ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल राज्य की सूची है। एक इसी में पहाड़ी सूची दी गई है कि पहाड़ी जो सूची, पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों की उनकी अलग सूची है। तो पहाड़ी इलाकों में नंबर 1 पर कौन है, मणिपुर, ठीक, मणिपुर है, कौन है, मणिपुर है पहाड़ी इलाकों में। इसे ऐसे ही यूटी यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया है, उसमें कौन है, चंडीगढ़ है, ठीक, चंडीगढ़ है इसमें 1 नंबर पे, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इंडियन इनोवेशन मेनली क्या है
कि सबसे अधिक इनोवेट करने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा कौन ऐसा नई चीज ला रहा है, नई तकनीकी ला रहा है, नई खोजें कर रहा है, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये तरीके के इंडेक्स लाए जाते हैं जो नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, 7 नंबर पे चूंकि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी है, पहाड़ी इलाकों में मणिपुर है और यूटी में चंडीगढ़ है। एक चीज यहां से है कि अमूमन नीति आयोग से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। नीति आयोग से पूछ लेता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो सुमन है। कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? कौन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष इस समय? कौन है इस समय? है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसी के नीति आयोग को सीईओ भी खूब पूछा जाता है, सीईओ। ठीक, इससे पहले अमिताभ कांत थे तो खूब नाम पूछा गया था, चूंकि चेंज किए हैं तो इस वजह से ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन है सीईओ? कौन है? परमेश्वरम अय्यर। कौन है इसके? परमेश्वरम अय्यर है। ठीक, परमेश्वर अय्यर। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको इसके साथ जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आ गया है तो मैंने आपको बता दिया कि अध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ कौन? परमेश्वर अय्यर। यहाँ से सीधे सीधे एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। ठीक है, आप लगभग अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस के। ठीक है, अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाल ही में क्या है? नामशाही घोषणा। नामशाही घोषणा ये क्या है? अभी क्या हुआ है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश तथा असम के बीच सीमा विवाद चल रहा है। सीमा विवाद चल रहा है लगभग 7 दशकों, लगभग 70 वर्षों से उसकी पहल हुई है नामशाही घोषणा के नाम से। नामशाही घोषणा के नाम से एक तरीके से उस विवाद को सुलझाने की पहली पहल एक तरीके से आगे बढ़े हैं, टेबल पर आए हैं। तो कौन आए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हैं विश्वास हेमंत शर्मा। ठीक, हेमंत शर्मा। ठीक, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, इन दोनों ने मिलकर के एक तरीके से नामशाही घोषणा जारी की है, जिसके अंतर्गत एक कोशिश रहेगी कि इसको विवाद को सुलझाया जा सके। ठीक है, ये चीज ध्यान देने। अमूमन विवाद जो है प्यारे बच्चों, विवाद किस चीज का है कि इनका सीमा विवाद है। सीमा पर कुछ ऐसी बस्तियां और कुछ गांव हैं जो कुछ अरुणाचल के असम में पड़ते हैं, असम के अरुणाचल में पड़ते हैं, तो उसको एक तरीके से अपने आप में मिला करके चीजें करने का अपने तरीके से ये लोग उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसमें यह है कि सेंटर ने अपनी दखलंदाजी नहीं की है, क्योंकि ये विवाद है तो राज्य ही अपने मिल करके इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है अनंगताल। अनंगताल कहां पर है? अनंगताल यह पड़ता है दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास है। अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक, स्मारक घोषित किया गया राष्ट्रीय नाम। अनंगताल इसको बनवाया किसने था? अनंगताल को किसने बनवाया था? तो अनंग पाल थे, अनंग पाल सेकेंड ने इस ताल का निर्माण कराया था। अनंग पाल सेकेंड ने, इन्होंने ही दिल्ली शहर को भी बसाया था, दिल्ली शहर को बसाया था। लेकिन जब इन्होंने दिल्ली शहर को बसाया था तो इसका नाम दिल्ली नहीं, इसका नाम ढिल्ली का था। आज भी देखेंगे पुराने सीरियल में या कुछ पुराने लोग आपको मिल जाएंगे कहते हुए ढिल्ली का। ठीक, इसका नाम जो अनंग पाल ने इसको बसाया था तो इसका नाम ढिल्ली का पुरी था। ठीक, ढिल्ली का पुरी था, बाद में इसका नाम दिल्ली हुआ, तो दिल्ली का पुरी था। तो अनंग पाल, ऐसी नॉर्मली जानकारी के लिए, जो स्थापना हुई थी दिल्ली की वो 11वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक, शताब्दी में हुई थी। दिल्ली का पुरी कह लीजिए, दिल्ली की। ठीक है, तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। हम लगभग आखिरी पड़ाव, राष्ट्रीय जो हमारा इवेंट है उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।
और एक क्लास छोटी क्लास हो सकता है, उम्मीद है कि एक क्लास में अगला राष्ट्रीय हमारा समसामयिक घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लेंगे, उसको समाप्त करेंगे। फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे लेते रहेंगे। आप ये ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि आप कम से कम यहाँ से 25 क्वेश्चन आप निकाल के लेके जाएंगे। 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 20 क्वेश्चन, और 30 पूछा जाता है तो 25 क्वेश्चन, लगभग इतने मार्जिन आपको यहाँ से मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे करके हम इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में कुछ न कुछ बता करके आपको उनके बारे में समझा करके आपको याद कराने की कोशिश होती है। आपको केवल वीडियो देखना है और रिविजन करते रहना है। उम्मीद है कि जल्दी इसको समाप्त करने के बाद हम 2023 में कूदेंगे और उसके बाद उनके भी समाप्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार मित्रों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।